Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. And joining us today is a very special guest, Minister of Food Processing Industries, Mr. Chirag Paswan. So welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Thank you so much. सबसे पहले बजट की बात की जाए, a very bullish statement about your ministry, about your sector, that government plans to make India food basket of the world. इस विजन को आप आगे ले जाने में क्या सोचते हैं, क्या रोड मैप है, क्या एफर्ट्स है? So my Prime Minister has visioned this and he wants that India should be represented as a global food basket. And since we have that potential, हम लोगों में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है. आज हमारा देश कई ऐसे उत्पादन है जिसमें हम लोग नंबर 1 है. हम लोगों में वो क्षमता है कि ना सिर्फ हम अपने देश में हंगर को एड्रेस कर सकते हैं बल्कि ग्लोबली भी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं. ज़रूरत है चीज़ों को चैनलाइज करने की, जहाँ जहाँ पे कमियां हैं उसको सुधारने की. और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को बेटर किया है. Post harvest losses used to be one of our biggest concerns and my ministry has taken a lot of steps कि कैसे हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम लोग कम कर सकें. एंड आई थिंक प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जो इसमें अपना इनपुट दे सकता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए. जितना आप उत्पादन के बाद जितना जल्दी आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप उस प्रोडक्ट की लॉन्जेविटी आप उसमें बढ़ा सकते हैं. इन तमाम दिशाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं. ग्रेजुअली मैं मानता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पे प्रस्तुत कर सकेगा. मेरे प्रधानमंत्री जी का मेरा सपना ये है कि दुनिया का कोई डाइनिंग टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे कम से कम एक भारतीय पदार्थ वहाँ पर हो. उस डाइनिंग टेबल पे चटनी के तौर पर हो, अचार के तौर पर हो, मसाले के तौर पर हो, खाने के डिशेस के तौर पे हो, डेलिकेसीज़ के तौर पर हो, बट वो हो ज़रूर. और इस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय मजबूती से काम कर रहा है. प्रोसेसिंग एक बड़ा सेक्टर है जो कि ग्लोबली आपको जोड़ने का भी काम करता है. और आज की तारीख में मुझे लगता है इंडियन डेलिकेसीज जितनी अक्रॉस द ग्लोब पसंद की जाती हैं. मैं अपने एग्जांपल्स में बताता हूँ. व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड एंड आई गो टू इंडियन रेस्टोरेंट, मैंने कितनी बार ऐसा देखा है कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि उस इंडियन रेस्टोरेंट में मैं एकमात्र इंडियन होता हूँ और बाकी सारे वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं या अलग अलग देशों के लोग होते हैं, विदेशी. ये दर्शाता है कि इंडियन डेलिकेसीज़ को विदेशों में पसंद किया जा रहा है. अब उसको कैसे RTC, RTE के माध्यम से, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट के माध्यम से कैसे हम हर घर तक पहुँचाएँ, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं. आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एक बड़ा चैलेंज रहा. लगातार बहुत फोकस किया गया कि कैसे कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, मेगा फूड पार्क्स, उस पर काम हो. आगे आप इस तरह के विजन को कैसे ले जाते हुए देखते हैं और कितना काम हुआ है ग्राउंड पर? So technology is developing with each passing day and there's something new or the other that is coming. Of course, developing an ecosystem which takes care of all this definitely is very important and is needed, and we are focusing a lot on expanding the infrastructure concerning the whole ecosystem that is needed for processing. cold chain है और ये सारी चीज़ें. But at the same time simultaneously जो नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं उसको भी हम लोग अपनाने का काम कर रहे हैं. पिछले बजट में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा तीसरी सरकार के गठन के तुरंत बाद, तो उसमें इराडिएशन यूनिट्स को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था. अब इराडिएशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इराडिएशन के माध्यम से आप प्रोडक्ट्स की लॉन्जिविटी को आप बढ़ा सकते हैं और ख़ास तौर पे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसको आप बढ़ा सकते हैं. तो ये तमाम ऐसी नई टेक्नोलॉजी हैं. मैं भी आई ऑल्सो ट्राई टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब की जो नई चीज़ें आ रही हैं कैसे हम उसको अपने देश में लाकर किसानों के साथ मिलकर कैसे हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर सकें. अभी मैं पिछले दिनों गल्फ फूड में भी गया हुआ था. दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट होता है और वहाँ पे भी ग्लोबली काफ़ी लोग आते हैं अपने स्टार्टअप आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज़ को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं. वहाँ से भी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों पर भी निरंतरता में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं. बट हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम लोगों ने काफ़ी हद तक कम किया है. बट इसको मेरा लक्ष्य है कि पूरी तरीके से इसको शून्य पर हम लोग लेकर आएँ. कुछ भी वेस्ट ना जाए, एंड टू एंड चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकें, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं. So you talked about your traveling experience. I also recently saw
your pitch at Davos for Indian food processing industry. Tell us about that experience. Well, it was a wonderful experience. First time representing India in Davos, and I can't thank my Prime Minister enough for having that belief, that faith in me for a first-timer minister, a young minister representing our country there. But then I think it was more than welcoming, the kind of reception that we got there. One good thing that this time was the first time that India was represented as one unit there. इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग देश अपने पेविलियंस लगाते थे और अलग अलग देश वहाँ पे जाते थे. जो सबसे खूबसूरत लगा जिस तरीके से वहाँ पे लगभग 5 प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी था वहाँ पे. इंडिया से हम 5 मंत्री गए थे, बट केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई आंध्रा, कई ऐसे राज्य भी अपने डेलीगेशंस के साथ वहाँ पर गए थे. कई मुख्यमंत्री भी गए थे. चंद्रबाबू नायडू जी थे वहाँ पे आंध्रा से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद थे. बट जिस तरीके से हम सब ने पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद, अपने अपने क्षेत्रों से डिफरेंसेस होने के बावजूद, जिस तरीके से एक कलेक्टिव फेडरलिज्म हम लोगों ने वहाँ पे दिखाया, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शित किया, सब ने मिलकर एक साथ वहाँ पर प्रेस को एड्रेस करने का काम किया, तो इंडिया एज अ यूनिट वहाँ पे बहुत मजबूत, बहुत सशक्त दिखा. एट द सेम टाइम माई एक्सपीरियंस अबाउट माई मिनिस्ट्री वॉज वंडरफुल देयर. द काइंड ऑफ कोलैबोरेशन global big players they want to do with India. Not only they look at India as a market, of course, with 1.4 billion people in our country, definitely everybody is looking at India as a probable destination, but also simultaneously they want to associate with us in terms of R&D. They want to set up their research units here, research base here. So that is very exciting, you know, that how they are looking at India as that destination. Also पिछले 10 सालों में, एक दशक में जिस तरीके से कंटिन्यूटी रही है, एक स्थिरता रही है हम लोग की नीतियों में, पॉलिसीज़ में, ग्लोबली उसने इंडिया के प्रति विश्वास को बढ़ाया है. तो ऐसे में कई निवेशक हैं जो आना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं. मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी मिनिस्ट्री उन बहुत कम मिनिस्ट्रियों में से है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गई और वहाँ से निवेश भी लेकर आई. $250 मिलियन का हम लोग वहाँ पे निवेश लेकर आए, जिसका एक बड़ा चंक उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और देश के बाकी राज्यों में हम लोग आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करेंगे. ABN बेव करके है, उनके द्वारा ये निवेश किया जाएगा. बट कंटिन्यूसली आई एम एक्सप्लोरिंग कि कैसे हम लोग निवेश को बढ़ाएं और कैसे हम लोग भारत के एक्सपोर्ट को अलग अलग देशों में बढ़ाने का काम करें. आपने एक्सपोर्ट की बात कही और बहुत बड़ा पोटेंशियल जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं उनमें है फूड प्रोसेसिंग को लेकर. तो जो फूड क्लस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, मेगा फूड पार्क्स की बात कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? मुझे लगता है कि इसके माध्यम से जब हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसानों की आमदनी को हम लोग बढ़ा सकें, कैसे रोज़गार के अवसर को हम लोग बढ़ा सकें, विकसित देश की हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हर राज्य का विकसित होना. उस राज्य के विकसित होने के लिए उस राज्य का राजस्व बढ़ना ज़रूरी है. मुझे लगता है कलेक्टिवली माई मिनिस्ट्री is one of the important ministries, you know, which can be held responsible to incorporate all these things together. इस मंत्रालय के माध्यम से जहां आप किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, वहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर डायरेक्ट उनका तालमेल हो उनके प्रमोटर्स के साथ, ताकि वो किसानों से सीधा लें, उसको प्रोसेस करें, ताकि किसानों को ज़्यादा आमदनी मिल सके, क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकें. ग्रेजुअली हम लोग इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग के उत्पादन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, जो भी चीज़ हो, कैसे हम लोग उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें. निरंतरता में मेरा मंत्रालय उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं. वहाँ पे उस यूनिट को सेटअप करने से ना सिर्फ किसानों की मदद होती है, बल्कि हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं. स्थानीय स्तर पर वहाँ पे रोज़गार के अवसर अवेलेबल होते हैं, और जब उस राज्य के पदार्थ दूसरे राज्यों में जाते हैं या विदेशों में जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस राज्य का राजस्व भी बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ता है. आई कम फ्रॉम अ स्टेट विच इज़ जो पूरी तरीके से कृषि प्रधान प्रदेश है. बिहार से मैं आता हूँ, बिहारी हूँ, और जब तक मुझे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उस वक्त मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मैनिफेस्टो पे काम कर रहा था कि कैसे बिहार को विकसित राज्य बना सके. और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फूड प्रोसेसिंग का था. हर मन से मैं इस बात का जिक्र करता था कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा होने की ज़रूरत है.
हाजीपुर जिस लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ का केला बहुत फेमस है। मैं वहाँ का उदाहरण देता था कि अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे और यहीं का केला यहीं पे प्रोसेस होके पैकेज होके मार्केट होके देश विदेश में जाए तो सोचिए कितनी आमदनी बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना, अब तो मखाना बोर्ड का भी गठन कर दिया गया। इन तमाम बातों का मैं जिक्र करता था, शायद इतना ज़्यादा कर दिया कि करते करते मैंने मैनिफेस्ट ही कर लिया। एंड इवेंचुअली माय प्राइम मिनिस्टर गेव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मिनिस्ट्री इटसेल्फ। ऐसे में जब आप रूरल सेक्टर की आप बात करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि इसका बहुत योगदान है। और यही कारण है कि पीएमएफएमई के माध्यम से, जो हमारी मंत्रालय की एक बहुत पॉपुलर स्कीम है, जो आपको ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवा महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। कंप्लीट हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं पीएमएफएमई के माध्यम से। और अभी तक लाखों की संख्या में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिन्होंने स्कीम का लाभ लेके आर्थिक हैंड होल्डिंग पूरी तरीके से उनको प्रोवाइड करके उन्होंने अपने पदार्थों को अब नेशनली, इंटरनेशनली, डिजिटली उन्होंने उसको मार्केट करना शुरू किया है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से निफ्टम इसमें बहुत बड़ी मदद करता है। हम लोग के मंत्रालय के अंतर्गत फूड टेक्नोलॉजी का ये इंस्टीट्यूट है और लंबे समय तक से मेरे विभाग की, हमारे डिपार्टमेंट की ये मांग रही थी कि अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम थे देश भर में। एक तांजावुर में है, चेन्नई में, और एक कुंडली में है। 2 ही थे। और निफ्टम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हर सेक्टर के। आप उसमें आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उसमें आप स्किल्ड होते हैं, और उसको समझकर जब आप जाते हैं तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो ऐसे में वी वांटेड अनदर निफ्टम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड I'm so happy and I'm so excited that the third NIFTM has been announced in this budget, and that too in my home state बिहार में। तो आने वाले दिनों में बिहार में वो तीसरा निफ्टम भी खुलने जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से मुझे लगता है कि जो रूरल सेक्टर है उसको ग्रेजुअली अब हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ने में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन इसके साथ आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं, आपने अपने प्रोग्राम्स की बात की। एक बहुत बड़ा एक आपके मंत्रालय के लिए जो स्कीम है वो है PLI स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, for employment generation and of course creation. What is the impact on the ground so far? Well, I think it is one of the biggest schemes of the ministry, and very promising and very popular scheme of the ministry. मिनिस्ट्री में हम लोगों ने स्कीमों को अलग अलग आधार पर भी हम लोगों ने बाइफरकेट करने का हम लोगों ने प्रयास किया। जैसे मैं पीएमएफएमई की बात कर रहा था, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को टारगेट करती हैं, उसी तरीके से PMKSY की स्कीम है जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को टारगेट करती हैं। तो वहीं PLI की स्कीम जो है, जो कि लार्ज एंटरप्राइजेस को टारगेट करती हैं, जो अपने ब्रांड को ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उसको बड़ा करना चाहते हैं, उनको हम लोग पूरी तरीके से उनकी हम लोग मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है हम लोग के उस सपने को पूरा करने में, जहां हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय पदार्थों को देखना चाहते हैं, वहाँ की सुपरमार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन ब्रांड्स को हम लोग देखना चाहते हैं। तो उस दिशा में ये काफ़ी मदद करती है। ग्लोबली भारत को एक नई पहचान देने में, भारत को का प्रेजेंस, ग्लोबली प्रेजेंस को फील कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एंड देन डेफिनेटली आई थिंक जैसे जैसे कंपनियां ग्रो करती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, युवाओं को मदद मिलती है, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि इस सेक्टर से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर की मदद होती है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मर्स। जब से आपने मंत्रालय ज्वाइन किया है, लगातार हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करते आए। अपने एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट मार्केट में एक नया नीश कार्व आउट कर सकते हैं इंडिया के लिए? आई थिंक मखाना इज़ वन ऑफ देम। मैं बिना किसी झिझक के छूटते ही इस बात को मैं बोल सकता हूँ, मखाना एज अ न्यू सुपर फूड एक अनरियल मार्केट बन चुका है। और क्योंकि मुझे इस दौरान मंत्रालय के कार्यक्रमों से कई जगह जाने का मुझे मौका मिला विदेशों में, और जिस तरीके से मखाना ने इतने कम समय में, और एक बिहारी होने के नाते तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि बचपन से हम लोग तो खैर मखाना खाते ही रहे हैं और जानते ही रहे हैं, बट अब जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में मखाना ने एक अपनी प्रेजेंस बनाई है, मिलेट्स ने बनाई है, श्री अन्न ने पिछले वर्ष हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट भी किया, मिलेट्स को लेकर ईयर के पूरे साल हम लोगों ने इसको किया। तो मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे पदार्थ हैं जिन्होंने एक मजबूत पहचान ऑफ लेट बनाई है, बट आई थिंक इन कंटिन्यूएशन कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि निरंतरता में भारत से एक्सपोर्ट होती हैं, जिसकी डिमांड सिर्फ बढ़ी ही है। और मैं सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस प्रोडक्ट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ।
मरीन्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स भी। तो मुझे लगता है एज अ होल इंडिया, जो मैंने फूड सिक्योरिटी की भी मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि कई ऐसे देश हैं ग्लोबली जहाँ पे इंडिया वो फूड सिक्योरिटी ग्लोबली प्रोवाइड कर सकता है अपने देश के खाद्य पदार्थों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए। बिल्कुल, और चलते चलते आप ही के स्टेटमेंट से एंड करना चाहूँगी ये इंटरव्यू। आपने कहा है कि विकसित भारत में FPI का बहुत बड़ा रोल होगा। किस तरह से एनविजन करते हैं FPI का रोल विकसित भारत में? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, बिकॉज़ भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक हम किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, किसानों की हैंड होल्डिंग नहीं होगी, जब तक उनके पदार्थों को हम लोग सही बाज़ार तक सही दामों के साथ नहीं लेकर जाएंगे, तब तक उस विकसित भारत की नींव को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे। जब एग्रीकल्चर मजबूत होगा तभी हमारा भारत की नींव मजबूत होगी। ऐसे में इस सेक्टर को मजबूती देने के लिए मुझे लगता है कि फार्म के बाद फोक तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का डिपार्टमेंट पूरा करने का काम करता है। और ये FPI का डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है कि फार्म से निकलने के बाद पहले तो उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ाएं। कई बार जिस बात का मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स देखता हूँ प्रोसेसिंग को लेकर। ये बात समझाने बताने की ज़रूरत है, जिसके लिए आने वाले दिनों में एक मास कैंपेन भी हम लोग शुरू करेंगे कि जब हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। कई बार ये धारणाएं बांध दी जाती हैं कि उसमें से गुणवत्ता निकाल ली गई, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम कर दिए गए, कतई नहीं, बल्कि हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन करने का हम लोग काम करते हैं। इस बात को FSSAI के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करने का काम करते हैं कि गुणवत्ता के साथ कतई किसी तरीके का कोई समझौता ना हो, कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स ना जाएं जिसकी वजह से किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ हों या किसी तरीके का कोई नुकसान हो। तो इन तमाम चीज़ों का पूरी गंभीरता से हम लोग ध्यान देने का हम लोग काम करते हैं। बट हाँ, जैसे जैसे ये सेक्टर मजबूत होगा, और अभी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ अगर आप देखें, अभी भी ये ना के बराबर टैप सेक्टर है हमारे देश में। फूड प्रोसेसिंग को ग्रो करने की अनंत संभावनाएं अभी भी हैं हमारे देश में, जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूं। और मैं ग्लोबली भी चाहता हूं कि काफ़ी कंट्रीज़ आएँ, आके यहाँ पे निवेश करें, अपने यूनिट्स लगाएं, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं। इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी लगातार मैं इंडस्ट्री के साथ भी मैं चर्चाएं करता हूं। आई वांट टू बिकम दैट ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे और सब साथ में ग्रो करेंगे। तो किसी की कोई शिकायतें ना रहें, इस बात का भी मैं ध्यान देने का प्रयास करता हूं। आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक मेरा कार्यकाल समाप्त हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मैं उस स्तर तक लेके पहुंच पाऊँ जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। On that note, thank you so much for talking to us and all the best for all your endeavors. Thank you. Thank you. To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.